Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 8, Earthquakes. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से जो है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. क्या होते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स? तो ध्यान से सुनो. ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करें उन्हें हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. याद रखना बेटा, ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. ह्यूमन इंटरेक्शन जब नेचर के साथ होगा तो ये मेजर कॉज बनता है किसका? अर्थक्वेक का. ह्यूमन इंटरेक्शन विथ नेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉज. ह्यूमन इंटरेक्शन जब नेचर के साथ होता है तो ये भी एक कारण बनता है अर्थक्वेक के आने का, अक्रेंस ऑफ अर्थक्वेक का. ठीक है, बहुत सारे अर्थक्वेक इसी वजह से आते हैं. आप कैसे? देखो, जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम कोल निकाल रहे होते हैं, है ना, और कोई भी मिनरल जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि मिनरल ग्राउंड पर तो नहीं मिलता, हमें डीप डिगिंग करनी पड़ती है, डीप अंडरग्राउंड माइनिंग होती है. और कई जो माइनिंग साइट्स होती हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको मिनरल्स मिलते हैं. कई बार हम रॉक्स को ब्लास्ट करते हैं डायनामाइट से. क्या बनाने के लिए? रोड बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए. कई बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं. जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जब डीप अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही होती है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रॉक को कितनी बार हम ब्लास्ट कर देते हैं डायनामाइट से कि भाई यहाँ पर रोड बनेगी या रेलवे लाइन बनेगी. पैरेलली जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं तो ये भी कारण बनते हैं अर्थक्वेक के होने का. और ये सारी एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए जो अर्थक्वेक होंगे उनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी और मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा ही होगा. अब यहाँ पर इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड को आप जोड़ सकते हो साइज से और इंटेंसिटी को आप जोड़ सकते हो स्ट्रेंथ से. कितनी दूर तक अर्थक्वेक का इम्पैक्ट होगा ये मैग्नीट्यूड बताएगा, और कितना जोर का झटका लगेगा वो स्ट्रेंथ कौन बताती है? इंटेंसिटी. थर्ड, बहुत सारे जो अर्थक्वेक होते हैं वर्ल्ड वाइड करंट सेंचुरी के स्पेसिफिकली बहुत सारे जो अर्थक्वेक हैं जो दुनिया में इस सेंचुरी में आए हैं, प्रेजेंट सेंचुरी में आए हैं, वो किसका रिजल्ट है बेटा? किसका परिणाम है? डैम्स और रिजर्वॉयर के कंस्ट्रक्शन का. जब हम डैम्स या रिजर्वॉयर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पानी को रोकने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे ट्रीज़ को, प्लांट्स को उस एरिया से कट कर दिया जाता है जहाँ डैम्स या रिजर्वॉयर बनते हैं. तो वहाँ पर सॉइल ऑलरेडी लूज़ हो चुकी होती है और भी कुछ बहुत सारे रीज़न होते हैं. तो प्रेजेंट सेंचुरी में जो बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं वर्ल्ड में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डैम्स कंस्ट्रक्शन और रिजर्वॉयर का कंस्ट्रक्शन. बेटा, एक अर्थक्वेक आया था 1931 में ग्रीस में. ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? मैराथन डैम कंस्ट्रक्शन, जो कब हो रहा था? 1929 में. 1929 में मैराथन डैम कंस्ट्रक्शन हुआ. उस टाइम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से वो एरिया अर्थक्वेक प्रॉन बन गया और 1931 में ग्रीस में अर्थक्वेक आया. फिर हम कोयना अर्थक्वेक की बात करेंगे जो आया 1967 में सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में 1967 में कोयना अर्थक्वेक आया. ये क्यों आया? क्योंकि हमने कोयना रिजर्वॉयर बनाया था 1962 में. ऐसा नहीं होता कि मैंने आज रिजर्वॉयर बनाया और आज के आज ही अर्थक्वेक होगा, पर कितनी बार हम देखते हैं कि वन ऑफ द मेन रीज़न रिजर्वॉयर और डैम बन जाते हैं. 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं. ग्रीस का मैराथन डैम जिसकी वजह से 1929 में बनाया गया था, पर जिसकी वजह से अर्थक्वेक कब आया? 1931 में. डैम बनाया था 1929 में, अर्थक्वेक आया 1931 में. दूसरा, अगर हम कोयना अर्थक्वेक की बात करें तो कोयना अर्थक्वेक आया था 1967 में, जबकि कोयना रिजर्वॉयर बन गया था 1962 में. 5 साल बाद आया था कोयना अर्थक्वेक. कोयना कहाँ पर है? सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र.
अब हम देखेंगे हाउ टू मेजर अर्थक्वेक और मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक्स। जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक्स का वो कॉमनली असेस किया जाता है किस पर, रिक्टर स्केल पर, जिससे ये डिवाइस किया था, बनाया था बहुत ही एमिनेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट सिस्मोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था चार्ल्स एफ रिक्टर। बेटा फिर से ध्यान से सुनो, जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का इसको कॉमनली असेस करते हैं किस स्केल पर, रिक्टर स्केल पर, जिसे बनाया था एक बहुत ही बड़े सिस्मोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था चार्ल्स एफ रिक्टर। कब बना लिया था इसे? 1935 में, 1935 में। बाद में इन्होंने इसे मॉडिफाई किया 1965 में। 30 साल बाद रिक्टर ने और उनके कलीग्स ने, जिनका नाम था बीनो गुटनबर्ग, रिक्टर ने और ज़्यादा मॉडिफाई किया और ज़्यादा अच्छा बना दिया इस स्केल को। कब? 1965 में। अब बेटा ये जो स्केल है ये किसको मेजर करता है? वो एनर्जी जो रिलीज़ हुई अर्थक्वेक सेंटर पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है अर्थक्वेक के आने पर, उसी को मेजर करता है ये स्केल। थस कैन बी यूज्ड एज एन एस्टिमेट, और ये एस्टिमेट की तरह यूज़ किया जाता है, जिससे ये पता चल जाएगा कि किसी भी अर्थक्वेक की सीवियरिटी कितनी है। फिर से ध्यान से सुनो, ये स्केल किसको मेजर करता है? वो एनर्जी को जो रिलीज़ होती है अर्थक्वेक के सेंटर पर। जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के सेंटर पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे मेजर करता है ये स्केल। थस कैन बी यूज्ड एज एन एस्टिमेट, और इसीलिए इस स्केल का यूज़ किया जा सकता है एस्टिमेट करने के लिए। क्या एस्टिमेट करने के लिए? कि भाई जो पर्टिकुलर अर्थक्वेक है उसकी सीवियरिटी कितनी होगी, किस हद तक ये नुकसान कर सकता है। बेटा जो तीसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि इस स्केल ने ना ही तो मैक्सिमम लिमिट को फिक्स किया है, ना ही तो मिनिमम लिमिट को फिक्स किया है। इस स्केल का कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, कोई मिनिमम पॉइंट नहीं है। फिर से ध्यान से सुनो, इस स्केल का कोई मैक्सिमम पॉइंट भी नहीं है, मिनिमम पॉइंट भी नहीं है। पर जो अर्थक्वेक है जिसे रेट किया गया था 8.4 ऑन द रिक्टर स्केल हैज़ बीन मेजर्ड सो फार। तो अगर हम हाईएस्ट की बात करें कि अब तक किस हद तक हमने इस स्केल में अर्थक्वेक को मेजर किया, मतलब मैक्सिमम पॉइंट क्या था, तो वो 8.4 रिक्टर स्केल ही था, इससे ऊपर अभी नहीं गया है। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। बेटा जो इंटेंसिटी होती है या जो डिस्ट्रक्टिव पावर होती है अर्थक्वेक की, उसे मेजर किया जाता है इन रिलेशन टू द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक ऑन ह्यूमन लाइफ पे उस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट हुआ, इस रिलेशन में ही हम उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं या उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को मेजर करते हैं। जनरली डिस्ट्रक्शन हम किस टर्म में बता सकते हैं, किस टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भैया बिल्डिंगें कितनी गिरी, डैम टूट गया क्या, ब्रिजेस टूट गए क्या, या दूसरे स्ट्रक्चर जो थे उनमें कोई लॉस हुआ है क्या, है ना। जो विटनेसेस होते हैं, जिन लोगों ने लाइव उस अर्थक्वेक को देखा होगा कि भाई बिल्डिंग को कितना लॉस हुआ है, डैम टूटे हैं, ब्रिज टूटा है, डैम में क्रैक आया है, या कोई अदर स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो फिर से ध्यान से सुनो, जब हम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक की बात करते हैं तो जो इंटेंसिटी है या जो डिस्ट्रक्टिव पावर है अर्थक्वेक की, बेटा उसे हम मेजर करते हैं किस रिलेशन में कि भाई उस अर्थक्वेक का इफेक्ट ह्यूमन लाइफ पे कितना पड़ा, कितना डिस्ट्रक्शन उन्होंने किया, कितना डैमेज उसने किया है बिल्डिंग को, डैम को, ब्रिज को और दूसरे स्ट्रक्चर को, जो किसने रिपोर्ट किया हो, जिन्होंने उस अर्थक्वेक को देखा हो। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे भाई अर्थक्वेक के। तो जो अर्थक्वेक है उनका एक डेफिनेट पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का। जो डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न है अर्थक्वेक का उससे हम 8.4 में देख सकते हैं। वहाँ पर 3 मेजर बेल्ट दिए गए हैं वर्ल्ड के, जो अर्थक्वेक प्रॉन एरियाज़ हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली आता रहता है। ये अर्थक्वेक बेल्ट हैं, ध्यान से सुनना या इनको यही लर्न कर लेना। पहला है द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, यहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या होता है? दो प्लेट जब एक दूसरे के पास आती हैं। डाइवर्जेंट प्लेट की अगर हम बात करें तो दो प्लेट जब एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो उसे हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। इसका एग्जांपल है मिड अटलांटिक बेल्ट, फिर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है और इंटरप्लेट सिस्मिसिटी है। तो अर्थक्वेक बेल्ट की बात करें, पहला बेल्ट हमने पढ़ा था सर्कम पैसिफिक बेल्ट,
कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे है। दूसरा हमने पढ़ा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जांपल मिड अटलांटिक बेल्ट। तीसरा हमने पढ़ा था मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और चौथा हमने पढ़ा इंटरप्लेट सेस्मिसिटी। बेटा ये बेल्ट दिख रहे हैं क्या आपको? ये देखो, ये सारे बेल्ट है ना। तो पहले बेल्ट को हम डिस्कस करेंगे, द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये बहुत ही वाइड स्प्रेड और यहाँ पर ये बहुत वाइड स्प्रेड बेल्ट है और यहाँ पर अर्थक्वेक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। द वाइड स्प्रेड एंड इंटेंस अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ आर देयर इन सर्कम पैसिफिक बेल्ट। वाइड स्प्रेड भी हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक उनका फैला हुआ एरिया है, और इंटेंस भी हैं। इंटेंस एक्टिविटी होती हैं ये कहाँ पर होती हैं बेटा? कहाँ आकर होती हैं? अलोंग द सबडक्शन जोन एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट मैंने अभी आपको बताया, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से पास आए तो यहाँ पर ये जो जोन बनता है इसे सबडक्शन जोन बनता है बोलते हैं, और इस सबडक्शन जोन में ही बहुत ज़्यादा इंटेंस अर्थक्वेक एक्टिविटी देखने को मिलती है। कन्वर्जेंट प्लेट मतलब जो एक दूसरे से पास आ रही होंगी, या एक अपनी जगह पर होगी दूसरी उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही होगी, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो बेटा जो पहला बेल्ट हम पढ़ेंगे वो होगा सर्कम पैसिफिक बेल्ट। एक्सटेंड इन द वेस्ट, ये वेस्ट में एक्सटेंड से कहाँ से? अलास्का से कोरल तक, जापान, मैरियाना, फिलीपींस, ट्रेंच तक। ठीक है, अलास्का टू कोरल, जापान, मैरियाना, फिलीपींस, ट्रेंच। और फिर इसके बाद में बेटा ये दो भागों में, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक ब्रांच जाती है इंडोनेशियन ट्रेंच की तरफ और जो दूसरी ब्रांच आती है वो जाती है करमेडिक टोंगा तक। करमेडिक टोंगा ट्रेंच कहाँ पर है? न्यूजीलैंड के नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड के नॉर्थ वेस्ट में। एक बार और पढ़ूंगी, इसको ध्यान में से सुनना। न्यूजीलैंड के नॉर्थ वेस्ट में मिलेगी आपको करमेडिक टोंगा ट्रेंच। वहाँ पर एक ब्रांच जाती है, दूसरी ब्रांच जाती है इंडोनेशियन ट्रेंच की तरफ, और ये ब्रांच में डिवाइड किसके बाद होता है? फिलिपिन ट्रेंचेस के बाद ये दो भागों में डिवाइड होने लगता है। तो जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है वो वेस्ट में फैला हुआ है, अलास्का टू कुरेल, जापान, मैरियाना, फिलिपिन, ट्रेंच, और यहाँ तक पहुँचने के बाद दो भागों में बटेगा। एक होगा इंडोनेशियन ट्रेंच और दूसरा होगा करमेडिक टोंगा ट्रेंच। अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक जो अर्थक्वेक जोन है वो फॉलो करता है वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और कंटिन्यू चलेगा ये साउथवर्ड अलोंग द पेरू, चिली, ट्रेंच तक। अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें साउथ अमेरिका के, मतलब पूरा देखने को मिलेगा। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, दिख रहा है बेटा? देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर ये साउथ अमेरिका में आया, यहाँ पर है ये पेरू, ये पूरा चलता जाएगा। ये बहुत बड़ा बेल्ट है। फिर से अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें पैसिफिक, जैसे ये पैसिफिक ओशन है तो ये पैसिफिक ओशन की ईस्टर्न साइड होगी, ये वेस्टर्न साइड होगी, है ना। तो ईस्टर्न साइड की अगर हम बात करें पैसिफिक की, तो ईस्टर्न साइड पे जो अर्थक्वेक जोन है वो वेस्ट कोस्ट को फॉलो करता है। किसके वेस्ट कोस्ट को? नॉर्थ अमेरिका के, और कंटिन्यू चलता रहेगा कहाँ तक? पेरू, चिली, ट्रेंच तक। ठीक है, जो कहाँ पर मिलेंगी? साउथ वेस्ट कोस्ट पर मिलेंगी, काहे के? साउथ अमेरिका की। तो ये अमेरिका है, ये अमेरिका का ईस्ट है और ये अमेरिका का वेस्ट है, तो वेस्ट कोस्ट पे दिख रहा है। फिर नीचे जाओगे आप तो नीचे ये साउथ अमेरिका का ईस्ट है, साउथ अमेरिका का वेस्ट है, तो वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा। यहाँ पर चिली, पेरू है, यहाँ तक ये पूरी की पूरी बेल्ट चलता रहेगा और ये यहाँ तक रहेगा। और ये इसमें जो अर्थक्वेक आते हैं, मोस्ट ऑफ दीज अर्थक्वेक हैव देयर फोकस मोर देन 25 किलोमीटर डीप। इनका फोकस हमें जो लेयर है, अर्थ की लेयर जिस पे हम रह रहे हैं, उससे 25 किलोमीटर नीचे डीप में मिलता है। तो फोकस हमने उस दिन भी पढ़ा था, फोकस यहाँ होगा 25 किलोमीटर ऊपर, यहाँ पर क्या बनेगा? एपी सेंटर बनेगा। तो ये बेल्ट आसान था, ये समझ में आ गया होगा। इन दोनों में ही हमको क्या देखना है? नॉर्थ अमेरिका का भी वेस्ट कोस्ट देखना है, साउथ अमेरिका का भी वेस्ट कोस्ट देखना है। साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे जो कंट्री मिलती है वो है पेरू और चिली। ठीक है, तो ये जो बेटा अगर वर्ल्ड में 100 अर्थक्वेक आते हैं तो उसमें से 66 अर्थक्वेक इसी बेल्ट में आते हैं, जो फर्स्ट बेल्ट हमने पढ़ा। ठीक है,
सरकम पैसिफिक बेल्ट जो हमने पढ़ा ना, उस सरकम पैसिफिक बेल्ट में दुनिया के 66% अर्थक्वेक आते हैं। टोटल 100 अर्थक्वेक आएंगे तो 66 कहाँ पर ही आते हैं, इसी बेल्ट में आते हैं। अबाउट 66% ऑफ टोटल अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड इन दिस बेल्ट। अब हम सेकेंड बेल्ट को पढ़ेंगे। सेकेंड बेल्ट का नाम क्या है? मिड अटलांटिक बेल्ट। आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो ओशन है उसे हम अटलांटिक ओशन कहते हैं। यहीं पर आपको मिड अटलांटिक रिजेस मिलेंगी। मतलब पानी के अंदर जो माउंटेन होते हैं उन्हें माउंटेन ना कहकर क्या कह देते हैं? रिजेस। तो ये बेल्ट इन्हीं रिजेस के आसपास है। इन रिजेस के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं। तो जब यहाँ पर इस बेल्ट में हम अर्थक्वेक की बात करते हैं, मतलब इन आइलैंड्स पे जो अर्थक्वेक आ रहा होता है उसकी बात कर रहे होते हैं। ये जो बेल्ट है, दिस बेल्ट ऑफ अर्थक्वेक एक्सटेंड अलोंग द मिड ओशनिक रिजेस। बीच ओशन में माउंटेन्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मिड ओशनिक रिजेस। और यहाँ पर बहुत सारे आइसलैंड हैं इन रिजेस के पास में। जो अटलांटिक ओशन में रिजेस हैं, जो माउंटेन है, उसके पास बहुत सारे आइलैंड हैं। वहाँ पर जो अर्थक्वेक आते हैं वो इस बेल्ट का पार्ट है। जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है और ये ही मेन कॉज है अर्थक्वेक का इस बेल्ट में, सी फ्लोर का स्प्रेड होना। यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है जो कि मेन कारण है अर्थक्वेक का। सी फ्लोर का स्प्रेड होना क्या होता है बेटा? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सी फ्लोर कैसे स्प्रेड होता है। तो बेटा जब टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज़ होती हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो सी फ्लोर एक्सटेंड हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी फ्लोर का एक्सटेंड होना ही मेजर कॉज है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक ऑफ मॉडरेट टू माइल्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर जो अर्थक्वेक आते हैं उनकी बहुत मॉडरेट और माइल्ड इंटेंसिटी होती है विद शैलो फोकस, जिसका फोकस सिर्फ 70 किलोमीटर से भी कम होता है। अगर हम डेप्थ की बात करें तो जो फोकस पॉइंट होता है वो 70 किलोमीटर से भी कम होता है। आर रिकॉर्डेड दिस बेल्ट, फोकस पॉइंट 70 किलोमीटर डीप होगा या उससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और फोकस जितना नीचे होगा बेटा उतना ऊपर प्रॉब्लम कम होगी। जितना फोकस ऊपर होगा उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। उस दिन में हमने बात की थी कि अगर यहाँ पर 25 किलोमीटर डीप से आए और 75 किलोमीटर डीप से आए तो ज़्यादा इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा बेटा? जो जितना ऊपर होगा। मतलब जो शैलो डेप्थ से अर्थक्वेक होंगे, शैलो डेप्थ में जहाँ फोकस पॉइंट होगा वहाँ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। और जितना डीप से अर्थक्वेक अकर करेगा उतना ही अर्थ के ऊपर हम उसे फील नहीं कर पाएंगे। जो रिफ्ट वैली है ईस्ट अफ्रीका की, रेड सी की, वो एक्सटेंशन इसी बेल्ट का है। तो जो रिफ्ट वैली है ईस्ट अफ्रीका की, जो रेड सी है, वो कंसीडर किया जाता है एक्सटेंशन ऑफ दिस बेल्ट। बेटा अब हम पढ़ेंगे एडिशनल फैक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एनआरएससी इसरो ने रिपोर्ट दी थी कि जोशीमठ जो हमारे उत्तराखंड में है वो शैंक कर गया है, थोड़ा सा नीचे चला गया है। शैंक करने का मतलब तो डूबना होता है, पर ये ज़मीन से थोड़ा सा नीचे गया है। कितना नीचे गया है? 5.4 सेंटीमीटर। और ये फेनोमेना कब से कब तक हुआ? ये 27 दिसंबर 2022 को चालू हुआ था और जनवरी 8 2023 तक चलता रहा। लगभग ये 15-20 दिन में उत्तराखंड का जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस गया है। ठीक है, साइंटिस्ट ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये जो अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन किया है हम लोगों ने उत्तराखंड में, उत्तराखंड पूरा माउंटेनियस रीजन था, माउंटेन्स को तोड़ के कंस्ट्रक्शन किया है, बहुत सारे ट्रीज़ को कट किया है, ये मेन रीज़न हो सकते हैं इसका। और एक्सेसिव पॉपुलेशन है वहाँ पर, और अब तो टूरिस्ट वगैरह भी बहुत जाते हैं। जो नेचुरल फ्लो है वाटर का उस पर भी हमने रोक लगा दी है। हाइड्रो पावर एक्टिविटीज़ भी हम वहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सारी रीज़न रही हैं किसका? जोशीमठ के 5.4 सेंटीमीटर धंस जाने का। फिर अब हम पढ़ेंगे द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो ये जो अर्थक्वेक बेल्ट है ये एक्सटेंड करता है अल्पाइन माउंटेन सिस्टम जो यूरोप में है, रॉकी माउंटेन्स जो नॉर्थ अमेरिका में है, और एशिया माइनर, कॉकाशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिमालयन माउंटेन सिस्टम, तिब्बत, पामेर नॉर्थ जो है, तानचेन, अल्ताई माउंटेन ऑफ चाइना, म्यांमार और ईस्टर्न साइबेरिया। बाप रे कितना बड़ा एरिया कवर करता है कि रॉकी माउंटेन से स्टार्ट होता है ना। उसके बाद ये अल्पाइन माउंटेन सिस्टम जो है यूरोप का, वहाँ फिर कॉकाशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होता हुआ ये हिमालय पहुँचेगा।
फिर तिब्बत, फिर पामीर, पहले पामीर नॉर्थ, फिर तिब्बत, फिर तानचेन, फिर अल्ताई और फिर म्यांमार तक पहुंचेगा, ईस्टर्न साइबेरिया तक पहुंचेगा। बड़ा है, याद कर लेना बेटा। यहाँ से चालू हुआ और ये पूरा देखो, ये पूरा यहाँ से बहुत बड़ा है भाई ये तो। अब बेटा अगर मैं रॉकी माउंटेन की बात करूँ तो रॉकी माउंटेन यहाँ आएगा, है ना, पर यहाँ से कोई कनेक्टिविटी तो दिख नहीं रही है। फिर ये पूरा ये रीजन चलता हुआ यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये तो हमें दिख रहा है, पर बाकी इधर रॉकी माउंटेन से कनेक्टिविटी नहीं दिख रही इसकी। तो इसको एक बार आप मैप में देख लेना, गूगल पे सर्च करके तो मिल जाएगा। ये जो जोन है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं ऑफ शैलो ओरिजिन। फिर वही बात, बहुत ज़्यादा ऊपर से अर्थक्वेक आएंगे तो उनकी इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। सम ऑफ इंटरमीडिएट, कुछ इसमें इंटरमीडिएट ओरिजिन के होंगे। डीप फोकस अर्थक्वेक आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन दिस बेल्ट। इस बेल्ट में कोई भी डीप फोकस अर्थक्वेक आता ही नहीं है, मतलब शैलो फोकस होता है और उसका एपिसेंटर उसके ऊपर ही बन जाएगा। इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी क्योंकि जितने ऊपर से अर्थक्वेक आएगा उतना ज़्यादा लॉस वो हमें देगा, डिस्ट्रक्शन वो हमें देगा। तो यहाँ पर कोई भी डीप फोकस अर्थक्वेक तो होता ही नहीं है। अबाउट 25% जो टोटल अर्थक्वेक होते हैं वो इसी बेल्ट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो 66 फर्स्ट बेल्ट में और 21 सेकेंड बेल्ट में अगर टोटल करें तो 87% फर्स्ट 2 बेल्ट कवर करते हैं। बेटा जो थर्ड बेल्ट है जिसे हम कहेंगे इंटरप्लेट सेस्मिसिटी, ये हम पढ़ेंगे हमारे पार्ट 3 में।